नमस्कार, संडे टॉक के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी डिजिटल डिटॉक्स की या डिजिटल एडिक्शन की, कि कैसे हमें इस स्मार्टफोन के साथ एडिक्शन है और अगर हम स्मार्टफोन को स्विच ऑफ भी करते हैं तो फिर भी दिमाग वहीं कहीं लगा रहता है। उस एपिसोड को देखने के बाद आप लोगों ने जो संदेश भेजे, उन सब के संदेश का नाम मैं इस प्रोग्राम के आखिर में पढ़ूंगा, तो मेरे साथ रहिए आखिर तक। लेकिन एक बात अगर आपने महसूस की तो आप भी बताइए। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि बहुत छोटा कार्यक्रम था, इस पर लंबी बात हो सकती थी। मैं भी मानता हूँ इस पर लंबी बात हो सकती थी, पर एक कॉन्शियस डिसीजन था। मुझे लगा कि आप बोर ना हो, इसलिए मैंने उस पर लंबी चौड़ी बात नहीं की, छोटी सी बात कह के, क्योंकि रोज़मर्रा की बात है, आपके दिमाग को थोड़ा सा झकझोरा और उसके बाद छोड़ दिया कि जैसे आप चाहें वैसे करें। तो ज़्यादा उपदेश मैंने नहीं दिया, लेकिन कुछ लोग चाहते थे इसमें और लंबी बात हो, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस पर लंबी बात हम किसी दिन एक्सपर्ट से बात करेंगे। जो फैंटम नोटिफिकेशन सिंड्रोम की मैं बात कर रहा था, वो भी समझाएंगे कि वो क्या होता है, इसके इलाज के क्या तरीके हैं। जल्दी एक एपिसोड लाने की कोशिश करूँगा, पर किसी एक्सपर्ट के साथ बातचीत से, ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके। आज का जो एपिसोड है संडे टॉक का, जिस पर मैं आपके विचार भी जानना चाहता हूँ, वो बहुत एक महत्वपूर्ण बात से जुड़ा हुआ है। आप सबको शायद इस बात का एहसास होगा ही कि आप में से ज़्यादातर लोग जो मेरी उम्र के हैं, जो लगभग 1970 के दशक के आखिर में, 80 के दशक के शुरुआत में पैदा हुए, वो लोग ये जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे तालाब दिखाई देते थे और धीरे धीरे बड़े बड़े शहरों में भी तालाब हुआ करते थे जो गायब हो गए। तो उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और वो क्यों गायब हुए हैं, इस बारे में मैंने भी अपने कई आर्टिकल लिखे हैं। मैं उनको भी कोशिश करूँगा उनको निकालने की इंटरनेट से, और जो वीडियो किए हैं उनको भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। इस बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हमारे देश में जो अर्बन फ्लडिंग होती है, शहरों में जो बाढ़ आती है, उसके पीछे भी एक वजह यह है कि जितने तालाब हुआ करते थे वो सारे तालाब हमने ख़त्म कर दिए। या तो वहाँ पर हमने कूड़े का ढेर बना दिया, सॉलिड वेस्ट हम वहाँ पर भर देते हैं, और या हम क्या करते हैं कि उस जगह पे बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं, बड़े बड़े कमर्शियल या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। तो जो तालाब थे, जो बाढ़ को एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते थे, वो भी ख़त्म हो गया। और साथ ही ये भी होने लगा कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है, जिसको रिचार्ज करने का ये काम करते थे, वो भी नहीं हो रहा। तो इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, गेस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आज भी खरे हैं तालाब। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही सादगी के साथ लिखी गई है, और इस किताब से जुड़ी कई इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा। पूरी किताब के बारे में तो नहीं बता सकता यहाँ पर, लेकिन ये ज़्यादा मोटी किताब नहीं है। आप इसे आराम से, ये आपके संडे रीड हो सकता है, इसी संडे का या अगले संडे का, जब भी आपके पास उपलब्ध हो। और जिन्होंने पढ़ी है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इस किताब के बारे में। और इस प्रोग्राम में मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपने अगर तालाबों से जुड़ी हुई कोई किताब पढ़ी है, तालाबों से जुड़ी आपकी कोई स्टडी है वाटर बॉडीज़ के बारे में, या आप क्या सोचते हैं वाटर बॉडीज़ को लेकर, तो उसके बारे में अपने कमेंट ज़रूर करें। अगले एपिसोड में जब भी मैं संडे टॉक का करूंगा, हालांकि मैं लगातार कर पा रहा हूं, मुझे खुशी है, जब भी करूंगा, अगर अगले हफ्ते न भी कर पाया, और उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते ही करूंगा, तो वो आपके संदेश में शामिल करूंगा। डिजिटल डिटॉक्स वाला जो एपिसोड हमारा था, पिछला वाला, उसके इस एपिसोड के अंत में मैं पढ़ूंगा लोगों के संदेश और नाम, तो आप मेरे साथ रहें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज भी खरे हैं तालाब, ये किताब का नाम है। ये अनुपम मिश्र जी ने लिखी है, जो गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रहे, गांधीवादी थे, विचारक, चिंतक, पर्यावरणविद, लेखक और किसी हद तक घुमक्कड़। तो उन्होंने इस किताब को बड़े आसान तरीके से लिखा और तालाबों की महत्ता के बारे में बताया। अब इस किताब की 1 लाख प्रतियों का जिक्र तो इसी में है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी प्रतियां जो हैं वो और लोगों ने भी छापी, आज भी खरे हैं तालाब की, क्योंकि ये कॉपीराइट फ्री थी। उन्होंने कभी इसके कॉपीराइट की मांग नहीं की। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है कॉपीराइट का भी, इसमें भी कभी इसे भी लेकर बात करेंगे। तो इतनी सारी इस किताब की प्रतियां छपी हैं, इतना इस किताब को लोगों ने जाना है कि ये किताब बहुत प्रसिद्ध किताब है। और इस किताब में तालाब कितने थे, क्या थे, कैसे बनते थे, उन्हें बनाने वाले लोग कौन थे, बड़े इंटरेस्टिंग जिक्र है कि गजधर कौन हुआ करते थे, जो तालाब को लेकर अपने कंधे में नापने का एक यंत्र लेकर आते थे। सोनकर कौन थे, उनका क्या काम था तालाब निर्माण में, क्या लेना देना था। बुलई कौन थे, जो बिना बुलाए आते थे।
या मिर्धा कौन है राजस्थान के, दक्षिण भारत में जो अलग अलग जातियां हैं उनका तालाब बनाने में क्या योगदान था, गोंड समाज का तालाबों से क्या रिश्ता था, भोपाल का मैंने आपको दिखाया था जो तालाब राजा भोज द्वारा बनाया गया जिसे भोपाल का बड़ा तालाब कहते हैं, उसके बारे में इसमें कहानी है। तो बहुत सारी बातें इसमें हैं। साथ ही इसको पढ़ के आपकी जो शब्द संपदा है वो भी बढ़ेगी और इसे पढ़ के आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और इसे पढ़ के आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये समाज के बारे में है कि तालाब कैसे ख़त्म हुए। ये किताब बताती है, मुझे आपको ये बताना ज़रूरी है, ये किताब इस बात को आउटलाइन करती है कि दिल्ली जैसे शहर में 350 छोटे बड़े तालाबों का जिक्र मिलता है किसी ज़माने में। आज दिल्ली में निकलिए कितने तालाब बचे हैं। और ये कहते हैं कि रीवा रियासत जो थी मध्य प्रदेश की, उसमें 5000 तालाब थे सब मिलाकर। इसी तरह से ये 53,000 तालाब जो हैं 53,000 मद्रास प्रेसिडेंसी में ज़िक्र करते हैं और 39,000 तालाब जो है किसी न किसी रूप में 1980 तक ही कहते हैं कि मैसूर राज्य में थे, मैसूर के इलाके में। अब ये बताते हैं कि आषाढ़ का महीना आने से पहले हिंदुस्तान में 11 से 12 लाख तालाब भर जाते थे। अब ये तालाब कहाँ हैं सब, किसने इन्हें ख़त्म किया? इसके पीछे की बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, वो भी बताते हैं ये। और कहते हैं कि जैसे ही राज आया ना, अंग्रेज़ आए, उन्होंने एक अंग्रेजी राज स्थापित किया और उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर स्टेट का मजबूत होता गया। अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए, मैं किसी एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर अलग अलग विभाग बन गए, सरकारी विभाग। उन्होंने लोगों को बेदखल कर दिया और खुद उस पर कब्जा किया और रिसोर्सेज को बांटना शुरू किया। जब लोगों का रिश्ता तालाबों से ख़त्म हो गया तो जिस तरह से वो तालाब बनाया करते थे, जो उनके अंदर एक कम्युनिटी की फीलिंग थी, वो ख़त्म हो गई। तो धीरे धीरे ऐसे ही तालाब लुप्त हो गए। तो ये तालाबों को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और एंथ्रोपोलॉजिकल जो मानव विज्ञान से जुड़े हुए पक्ष हैं, शब्द संपदा जो मैंने कहा वो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें जानने को मिलेंगी। हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी हैं, मित्र भी हैं, प्रियदर्शन जी, और वो साहित्यकार हैं, उनकी कई किताबें हैं, उनके बारे में जानकारी भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जनपक्ष, जो उन्होंने अभी भी शुरू किया है। तो उसमें वो लेखकों के, कवियों के बारे में सब कुछ बताते रहते हैं। आपको जनपक्ष को भी ज़रूर फॉलो करना चाहिए अगर आपकी साहित्य में रुचि है। तो उनके साथ मैंने, क्योंकि उनकी अनुपम मिश्र जी से कई सालों तक बातचीत होती रही अलग अलग वक्त में, तो उनसे बातचीत की। तो पहले हम चलते हैं प्रियदर्शन जी के पास और जानते हैं कि वो अनुपम मिश्र और आज भी खड़े हैं तालाब के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, जो दो बातें अनुपम जी के व्यक्तित्व में जो सबसे महत्वपूर्ण थीं, एक तो सादगी और दूसरी पारदर्शिता। तो ये किताब जो है, जब उन्होंने लिखी और इस किताब से उनको पूरी एक तरह की प्रसिद्धि या ख्याति मिली, तो सच ये है कि इस किताब को पढ़ते हुए पहली बार समझते हैं कि परंपरा के प्रति लगाव क्या होता है। ये पूरी किताब जैसे तालाब के बहाने समाज के रिश्तों पे बात करती है। उन रिश्तों पे तालाब का सूखना जो है असल में समाज के पारस्परिक रिश्तों का सूखना भी है। वो एक बात कहते हैं कि परंपरा में तालाबों को बनाने की एक सिलसिला रहा। वो सिलसिला राज बनाम समाज कहीं उनकी पूरी बातचीत में आता है कि राज जो है, जब उसने व्यवस्था अपने हाथ में ली तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। जब तक लोग उससे जुड़े थे, जब तक लोग तालाबों का ख्याल रखते थे, तो अब तक तालाब बचे हुए थे, पानी पीने के इंतज़ाम थे और तमाम व्यवस्थाएं थीं। लेकिन जैसे जैसे राज ने, और वो बताते हैं इसी किताब में आप देखेंगे, या शायद राजस्थान की रजत बूंदें, दोनों में किसी एक किताब में ये जिक्र मिलता है कि दिल्ली में जब पहली बार नल लगवाए गए तो लोगों ने इसका विरोध किया था। दिल्ली में 150 से ज़्यादा तालाबों की बात वो करते हैं, या इससे भी ज़्यादा तालाबों की, और बोलते हैं कि महिलाओं ने गीत भी लिखे, लोकगीत भी उस समय के नल लगवाने के खिलाफ थे। तो राज धीरे धीरे व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहा था और राज और समाज के बीच बढ़ती दूरी समाज को उस व्यवस्था से दूर कर रही थी। एक तो बात उनके यहाँ ये है। दूसरा ये है कि वो प्रकृति के साथ अतिरिक्त रोक टोक नहीं चाहते हैं। जैसे आप साफ माथे का समाज, जो बाद में किताब के रूप में भी छपी, उनके लेख का शीर्षक था, वो इस बात को बहुत स्पष्टता से कहते हैं कि नदियों की गाद आप साफ नहीं कर सकते हैं, उनको आपको बहने देना चाहिए। वो बताते हैं कि बाढ़ जो है अगर आती है किसी हिस्से में, वो याद दिलाते हैं कि
हमने जितने बांध बनाए उससे ज़्यादा बाढ़ और आने लगी। बिल्कुल। हाँ, उनका कहना था कि बांध जब आप बनाते हैं तो नदी को का प्राकृतिक मार्ग अवरुद्ध करते हैं। तो पहले लोगों को पता होता था कि बाढ़ आने वाली है, इस इलाके में आएगी, तो लोग पहले ही से तैयार रहते थे। और अब ज़्यादा विकराल बाढ़ आती है। अब ज़्यादा विकराल बाढ़ आती है और ये पता नहीं चलता है कि इस बार आपका घर डुबोएगी, आपके खेत डुबोएगी। पूरे के पूरे शहर साफ हो रहे हैं। पहले लोग उनको मालूम होता था कि बाढ़ का मौसम आ गया तो उसकी पूरी तैयारी करके वो कहीं और भी चले जाते थे, लेकिन अब वो संभव रहा नहीं, क्योंकि बाढ़ बहुत अनिश्चित हो गई है और बड़ी तेज़ी से आती है, बड़े विकराल पैमाने पे आती है, जो पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं। तो अनुपम जी ने इसकी ओर ध्यान खींचा था, बाढ़ की और प्रकृति और समाज के रिश्ते के बीच। क्योंकि आप भाषाविद भी हैं एक, और भाषा पर हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं। मैं जब इस पुस्तक को पढ़ रहा था, मैंने कई बार ये पुस्तक पढ़ी है। मुझे लगता है कि इस पुस्तक को पढ़ते हुए मेरी भाषा बड़ी समृद्ध हुई और कई सारी पता नहीं चलती थी, कई सारी चीज़ें, जैसे गजथर कौन थे, सोनकर कौन थे। जाति पर बहुत ज़बरदस्त लिखा है इन्होंने कि जब हम जाति को एक अपनी नज़र से देखते हैं जो पॉलिटिकली करेक्ट नज़र है, पर इन्होंने बताया है कि कई जातियाँ ऐसी हैं जो क्या क्या बनाती थी। तो इस पर आप क्या? देखिए, भाषा वाले सवाल पे पहले आते हैं। भाषा को लेकर अनुपम मिश्र बहुत सावधान लेखक थे जी। और भाषा का मतलब, अच्छी भाषा का मतलब उनके यहाँ नकली पंडिताऊपूर्ण भाषा नहीं होती थी। उनके जीवन में, उनके पूरे सोच में लोक की बहुत बड़ी जगह है। तो वो ऐसी भाषा जो बिल्कुल बोलने चालने वाली भाषा है उसका इस्तेमाल पसंद करते थे। अच्छा, शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उनके पिता भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के बहुत बड़े कवि रहे, और भवानी प्रसाद मिश्र की जो एक बड़ी मशहूर पंक्ति है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और उसके बाद हमसे भी बड़ा तो दिख। तो ये जो बात है, शायद अनुपम जी इसको जीवन भर निभाते रहे। जनसत्ता जो अखबार निकला था उसकी भाषा तय करने में बिल्कुल शुरुआती दौर में जिन लोगों की भूमिका रही कि वो बिल्कुल बोलचाल की भाषा हो, उसमें अनुपम जी रहे। शब्दों को लेके उनसे मेरी कई बार बात होती थी और मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। जैसे वो संन्यास शब्द के दुरुपयोग को लेके बहुत परेशान रहते थे। अच्छा। खिलाड़ी ने संन्यास लिया, बोलते थे यार संन्यास बहुत बड़ा शब्द है जी। कोई खिलाड़ी संन्यास कैसे ले सकता है, वो खेल छोड़ सकता है। इसी तरह उदारीकरण, उनका कहना था उदारीकरण थोड़े है, ये तो पूरी व्यवस्था को सख्त बनाने का काम है। उदारीकरण है। हाँ, मतलब वो बोलते थे कि उदारीकरण तो बिल्कुल उल्टा है उसके। तो ऐसे ही उनके यहाँ कई शब्दों को लेके कई बार आप उससे मतभेद, जैसे ज़मीन को लेके वो कहते थे कि आप ज़मीनों नहीं कर सकते हैं, ज़मीन पूरी धरती एक है। हालांकि निजी तौर पे मैं मानता था कि जब आप प्लॉट की बात करते हैं, भूखंडों की बात करते हैं, तो शायद आप ज़मीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अनुपम जी इसके खिलाफ थे। शायद वो चीज़ों को समग्रता में देखने का उनका अभ्यास था। दूसरी बात, एक बात मैं भूल गया, वो मुहावरों पे, लोकोक्तियों पे बहुत भरोसा करते थे, पुराने किस्सों पे। उनकी किताबों को आप पढ़िए, हर जैसे कोई एक लोक कथा से शुरू होगा उनका हर अध्याय। बिल्कुल, ये किताब में वैसे इसमें भी हर जगह शुरू होती है। एक जगह वो एक लोक कथा या एक उसका इस्तेमाल करते हैं, पूछते हैं कि सबसे बड़ा तप क्या है, तो बताने वाला बोलता है कि देखना सबसे बड़ा तप है। तप है, तपस्या। तो अपने आसपास देखना, चीज़ों को देखना, जो दृष्टि हम गंवा चुके हैं, उस दृष्टि की बात अनुपम जी कहते थे। लेकिन जो दूसरी बात मैं कह रहा था आपसे, और उस पर मैं चाहता हूँ आपको सुनना, क्योंकि उसको लेकर तो आज पूरी जाति वाली बात। हाँ, लेकिन उसको मैं पहले दर्शकों को बता भी दूँ। वो बताते हैं कि बुलई कौन हुआ करते थे, और बुलई बिना बुलाए आ जाते थे। बिल्कुल। मिर्धा जो राजस्थान में होते हैं, उनका अपना एक रोल था तालाब बनाने में, और मैं चाहूंगा कि दर्शक उसे पढ़ें इस पुस्तक में। कोरी या कोली जाति जो है, तालाबों के निर्माण में उनका क्या योगदान है, गोंड समाज ने तालाबों से क्या किया, और भोपाल का जो ताल है राजा, बिल्कुल जाति का। और दक्षिण में हरिजनों की बातों करते हैं, कैसे तालाब बनाने में भूमिका अदा करते थे। राइट। असल में उनके पास एक थोड़ी समरस और समग्रतावादी दृष्टि थी, जिससे वो देख पाते थे असल में हिंदुस्तान में श्रम का जो काम रहा जी, वो हमेशा पिछड़ी मानी जाने वाली जातियों के हाथ रहा। कोट एंड कोट पिछड़ी। हाँ, पिछड़ी वहाँ मानी जाने वाली, इसलिए मैंने कहा कि चाहे वो कुएं खोदने का काम हो, चाहे तालाब बनाने का काम हो, तो भले उसकी पूरी व्यवस्था किसी जमींदार के हाथ में हो, किसी पंचायत के हाथ में हो, लेकिन जो मूल मेहनत थी
अब बुलैया इन तमाम लोगों को जो बिना बुलाए आ जाते थे, जिनको मालूम था कि उनका काम है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण इशारा वो करते हैं कि अगर इस व्यवस्था को थोड़ी, कई बार मुझे ज़रूर लगता है कि भारत में जो जाति व्यवस्था की और ख़ास तौर पे भारतीय गांवों में जो जाति व्यवस्था की सड़ांध है, उसको शायद वो दूसरी तरह से देख पाते थे। शायद जहाँ वो खड़े थे, जिस समाज से आते थे, थोड़ी भूमिका हम सब के जीवन में हमारे बचपन में बैठे अनुभवों की, पूर्वग्रहों की भी होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रिविलेजेस के साथ हमारे प्रिविलेजेस के साथ आते हैं, तो शायद जो दंश बहुत सारे दूसरे लोगों ने झेले होंगे, जो बुलई ने झेले होंगे, जो मिर्धा ने झेले होंगे, हो सकता है उससे वो अपरिचित हों या उनको लगता हो कि इनको साध लेने का, लेकिन वो जातिवादी थे, मैं कतई नहीं कह सकता हूँ, वो किसी भी सूरत में ऐसे नहीं थे, लेकिन वो एक ऐसा समाज चाहते थे जो जातियों के आधार पर टूटे नहीं, जुड़े, जिसमें काम की महत्ता हो और इस बात की पहचान हो कि समाज ही अपने आसपास को, अपने परिवेश को सुरक्षित रखता है, बनाता है। वही तालाब देखता है, वही कुएं देखता है, वही बावड़ी देखता है। बल्कि वो ये भी बताते हैं कि जहाँ पानी का संकट था राजस्थान में जैसे, वहाँ पानी को बचाने के कितने तरीके निकाले गए, और जिन इलाकों में पानी खूब आता रहा वहाँ गर्मियों में सूखा पड़ जाता रहा, पानी की किल्लत होती रही। वो चेरापूंजी और उसका उदाहरण भी देते हैं। ये संरक्षण से जुड़ी हुई बात है, जो पर्यावरण में संरक्षण, कंजर्वेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं आपसे आखिरी सवाल ही पूछना चाहता हूँ, आपके क्षेत्र से और पर्यावरण के ओवरलैप को देखते हुए हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है भाषा का बहुत सरलीकरण के नाम पर क्षरण हुआ है। मतलब कि जो शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए कई जगह, वहाँ हम सहूलियत की वजह से भाषा का किया, वैसा ही हमने पर्यावरण के लिए देखा है। जो चीज़ जहाँ पर नहीं बननी चाहिए वो वहाँ पर बन रही है, जो चीज़ जहाँ से हटनी नहीं चाहिए वो हट रही है। तो इसमें आप कोई तालमेल एक देखते हैं क्या? ये दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं या नहीं? बिल्कुल, असल में ये सब कुछ हमारी दृष्टि पे जो देखने की बात है, असल में दृष्टि की बात है। भाषा भी उसी से बनती है, पर्यावरण या प्रकृति से हमारा रिश्ता उसी से बनता है। चीज़ों को बिल्कुल सहज और प्राकृतिक ढंग से अधिकतम उनका इस्तेमाल हो, ये जो, बल्कि वो आधुनिकता के बहुत सारे फरेब से अपने आप को दूर रखते थे। प्रकृति मतलब पर्यावरण संरक्षण का शब्द उनको शायद बहुत प्रिय नहीं था। वो जानते थे कि इस पर्यावरण संरक्षण के बिना भी हिंदुस्तान का पुराना समाज अपने ढंग से प्रकृति की रक्षा करता रहा है। मतलब वो धार्मिक अंधविश्वास वाले भाव से नहीं कि आप तुलसी को भी पूज रहे हैं, बरगद को भी पूज रहे हैं, लेकिन भरण पोषण के एक बड़े माध्यम के रूप में आप एक समाज के हिस्से के रूप में, एक गांव के हिस्से के रूप में पेड़ों को, प्रकृति को आप पूरा सम्मान देते थे, अपने जीवन में जगह देते थे। पर्यावरण संरक्षण की जो नई शब्दावली आई है, वाकई उसके केंद्र में लगता है जैसे कुछ कहीं रोप देने की, कहीं से उखाड़ के कहीं लगा देने की एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश और है, उसको चीजों का प्रबंधन करने की कोशिश है, नहीं, और उस चीज को कंकर करने की, जिसे इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे जीत लेने की। जैसे कि नदी को हम ऐसे बहा देंगे या यहाँ पर हम कुछ ऐसा बना देंगे जो ऐसा कर देगा, जबकि ऐसा इकोलॉजी अलाउ नहीं कर रही है। उस चीज इकोलॉजी भी अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन ये किया क्यों जा रहा है? देखिए, हर चीज का प्रबंधन अपने लिए कीमत मांगता है। आप नदियों के किनारे अगर एक रिसोर्ट बनाते हैं, एक बीच बनाते हैं, बड़ा सुंदर हमने बना दिया, तो आप वहाँ सबकी एंट्री बाधित कर देते हैं जी। आप एक बहुत सुंदर उद्यान बना देते हैं कि हमने तो देखो पर्यावरण के लिए किया, लेकिन पता चलता है कि उसके लिए आपने प्रवेश शुल्क लगा दिया। तो आप जैसे जैसे प्रबंधन में जाते हैं, चाहे प्रकृति का हो, पर्यावरण का हो, तो उसके साथ साथ एक मूल्य भी जोड़ते चलते हैं जो एक बहुत बड़ी आबादी को उससे बाहर रखने का उपक्रम भी साबित होता है, और अंततः ये पर्यावरण विरोधी सिद्ध होता है। तो हम अपने सारे उपक्रमों में ये जो अवधारणा है, मतलब अभी तक आकाश का हमने प्रबंधन नहीं किया है, देर सवेर वो भी शुरू हो जाएगा। नहीं, एक चीज़ इसमें मेरे को बड़ी अच्छी आपने याद दिलाई, मैं इसे क्लोज ही कर रहा था लेकिन कहना ज़रूरी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे फॉरेस्ट का मैनेजमेंट के नाम पे फॉरेस्ट को जिस तरह से रोका गया है। बिल्कुल। और अभी भी जो नया कानून 2006 में बना, उसको क्रियान्वित नहीं किया गया। तो उसमें जंगलों में जो आग लग रही है प्रियदर्शन जी, उसमें कई वजहें हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि लोगों ने अब जंगलों को अपना समझना बंद कर दिया, क्योंकि उनके उपज उनके नहीं है। कानून है उनके पास, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्ट ऑफिसर वो ज़्यादा मजबूत है वनस्पति की, वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति का, जो कभी खुद जंगल की आग बुझा दिया करता था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं झारखंड का हूँ और झारखंड में
जो आदिवासी समाज है वो बिल्कुल वनवासी अपने आप को कहता ही रहा, वो जंगल पर आश्रित समाज है। वहाँ से लकड़ियाँ, वहाँ से जलावन, बल्कि दिलचस्प ये है कि जो शाम को चलने वाली लोकल ट्रेनें होती थीं कई, वो लकड़ी ट्रेन कहलाती थी, क्योंकि जंगलों से महिलाएं लकड़ी काट काट के गट्ठर बना बना के लाती थीं और वो छोटे स्टेशनों पर चढ़ के शहर आती थीं उससे उनको बेचने के लिए। अब वो दृश्य बड़ा मनोरम होता था, दिलचस्प होता था कि पूरी बोगी लकड़ी के गट्ठरों से भरी हुई है। वो जंगलों को लूट नहीं रही थी, इतना काट नहीं रही थी कि नष्ट हो जाए। वो जंगल उनके अपने थे, उनको बचाना भी उनका काम था। वो जंगल से उनका नाता टूट गया। और जंगल का जो नैसर्गिक प्रबंधन है वो आपको अलाउ करता है कि जंगल से सूखी रहते आप हटाते जाएं और अपने संसाधनों के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल, क्योंकि हमारी पूरी व्यवस्था जो प्राकृतिक है उसमें चीजें नष्ट होती तो नहीं बनती हैं। मनुष्य अमर होने के लिए नहीं है। अगर हम सब अमर हो जाएं तो सभ्यता बर्बाद कहाँ पहुंच जाएगी पता नहीं। हमें मरना है, कुछ नई चीज़ों को नष्ट हो रहा है। पत्ते पुराने पड़ते हैं, पीले पड़ते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, नए पत्ते आते हैं। यही वृक्षों का भी सच है। तो वृक्षों को बचाने के नाम पे जो तमाशा हो रहा है, उनको लगातार जो खोखला किया जा रहा है जंगलों के संरक्षण के नाम पे, और पता चलता है कि अचानक कोई उद्योगपति आता है, पूरे जंगल उसकी तिजोरी में बंद हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएंगे इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उसके लिए समाज को, चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, कोई पहल करनी होगी। तो अब वक्त है उन संदेशों को पढ़ने का, उन लोगों के नाम कम से कम जानने का जिन्होंने पिछली बार हमें संदेश लिखे कमेंट बॉक्स में। वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मेरे लिए। एंगेजमेंट पता चलता है कि आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप लोगों के विचारों के बारे में पता चलता है। तो इसमें श्यामलाल तिवारी जी ने पिछली बार लिखा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे जीवन पर असर है, मतलब डिजिटल डिटॉक्स के बारे में जो कहा, और जो भी मैं लिखता हूँ इस जो बनाता हूँ इस चैनल में, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संदेश लिखा। प्रेरणा जैन, जिनका हमने जिक्र किया था 2 एपिसोड पहले, जिनसे मुलाकात कराई थी, उन्होंने थैंक यू बोला है। सुमन केसरी जी को थैंक यू बोला है, और हमारे साथी सोम को थैंक यू कहा है उन्होंने। मानस जो हैं दोधी जी, वो लिखते हैं कि गार्डनिंग करता हूँ, ये अपनी आदत को छोड़ने के लिए। इनका कहने का मतलब है कि ये जो डिजिटल डिटॉक्स है उसके लिए गार्डनिंग करते हैं। इसी तरह से मोहन भट्ट हमारे साथी, हल्द्वानी में रहते हैं, उन्होंने तारीफ़ की है, बहुत शुक्रिया मोहन भाई आपका। और जय वंदे, इन्होंने मेंबरशिप भी ली है, बहुत शुक्रिया। आपसे भी मैं दरख्वास्त करता हूं कि मेंबरशिप लें, इस चैनल के मेंबर बनेंगे तो मेरा सहयोग होगा और हम ज़्यादा कार्यक्रम इस तरह के बना पाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, इन्होंने तारीफ़ की है। इसी तरह से अमन भलावी जी हैं, उन्होंने लिखा है वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। एक GS बाई फिरोज चौधरी हैं, अमन भलावी जी का संदेश है, GS बाई फिरोज चौधरी जी का संदेश है। उन्होंने कहा है कि वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। इन्होंने भी शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि इन्वायरमेंट एथिक्स और वैल्यूज़ के बारे में हमें सीख मिलती है, और इन्होंने मुझे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट समझा है। आपका बहुत शुक्रिया मेरे को सम्मान देने के लिए, लेकिन मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं जस्ट राइटर हूँ, और मैं कई बार एक्टिविस्ट से भी झगड़ा करता हूँ अगर मुझे कोई बात उनकी पसंद नहीं आती है। तो मैं एक इंडिपेंडेंट राइटर हूँ, लेकिन एक्टिविस्ट कई हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में। आनंद मितेश रामनगर से, इनका कहना है कि एपिसोड विद इको बैकग्राउंड एंड फुल ऑफ एनर्जी। थैंक यू मितेश, आनंद मितेश जी। इसी तरह से दीपांशु कुशवाहा जी हैं, आप एवरी संडे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं जो बहुत यूज़फुल है। थैंक यू सर, यू आर गुड मेंटर। थैंक यू सो मच दीपांशु। इसी तरह से SKRS16 है, इन्होंने लिखा है, हैंडल अलग अलग नाम से होते हैं तो पूरा नाम क्या है इनका सही मुझे मालूम नहीं। इन्होंने लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं योगा के, और ये हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं जो हमने कहा है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हृदय जोशी जी ये कह रहे हैं नियो आज़ाद राइडर हैं, ये कह रहे हैं कि अच्छा कंटेंट है। उसके बाद हम आते हैं रुस्तम फर्नांडिस, काफ़ी लंबा इनका मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज लगातार लिखते रहने के लिए रुस्तम। आई हैव डाउट दैट एडिक्शन टू मोबाइल में हैम्पर आवर ओवरऑल थॉट प्रोसेस, ये रुस्तम कह रहे हैं। सुखी हैं वो, स्मॉग के बारे में चिंता कर रही हैं, ये एक सच्चाई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, स्मॉग। और इसी तरह से दुर्गेश कुमार यादव कह रहे हैं कि ये तो अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताते हैं, पर इनके भाई को जो है डिजिटल एडिक्शन है, तो आपका दूर हो गया तो भाई का भी दूर ज़रूर होगा अगर आपको नहीं है। सोम हमेशा की तरह, सोम ने बहुत सहयोग किया है, अच्छा खासा सहयोग किया है, आर्थिक सहयोग। सोम आपका बहुत शुक्रिया। और सोम कहते हैं कि वो उर्दू लर्निंग गाइड लाए हैं रेख्ता पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी बात। मैंने इनको जवाब में लिखा था कि मैं
गुरुमुखी और उर्दू थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, गुरुमुखी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। उर्दू इज़ ए टफ लैंग्वेज मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। सर प्लीज़ डोंट गो फॉर ए वॉक, कि RNM 998 है कोई हैंडल, ये कह रहे हैं इट विल डू मोर हार्म देन गुड, एयर पॉल्यूशन का जिक्र करते हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तो बाहर ही रहता हूँ ज़्यादातर ऐसी जगहों में जहाँ हार्म हो सकता है। मैं उन लोगों को उत्साहित कर रहा था सुबह वॉक करने के लिए जो कम प्रदूषण वाले साफ़ सुथरे इलाकों में, पहाड़ों में रहते हैं या समंदर के आसपास वाले इलाकों में रहते हैं जहाँ एयर पॉल्यूशन कम है। तो आप सब ने संदेश लिखे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुपम मिश्र की किताब आज भी खड़े हैं तालाब, इस किताब के बारे में एक राजस्थान की रजत बूंदें भी किताब है, वो भी गांधी शांति प्रतिष्ठान ने निकाली, वो भी अनुपम मिश्रा की लिखी हुई है। उनके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर लिखें। ये एपिसोड अच्छा लगा या इको एंड एनर्जी टॉक के एपिसोड अच्छे लगे तो उन्हें ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिए। और साथ में अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में जो एक साइन दिख रहा है डॉलर का, उसके ज़रिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें सहयोग भी कर सकते हैं। कुछ और तालाबों से जुड़े हुए जो वीडियो हैं मेरे पहले के, उनको भी मैं ज़रूर शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन्हें भी देखिए। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही नए एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।